एवरीवन। आज हम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो इंडेक्स फंड्स हैं, इंडेक्सेस मैंने आपको बताए थे मेजरली 3 तरीके के हैं। उसके जो लिंक है लास्ट वीडियो का वो मैंने ऊपर डाल दिया है। अब जो इसमें मेजर सबसे पहले है वो है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। तो सबसे पहले हम उसके लिए देखेंगे कि उसकी डिटेल देखेंगे कि वो क्या होता है, उसमें सिलेक्शन कैसे होती है स्टॉक्स की, उसकी टैक्सेशन कैसे रहती है, उसका बेनिफिट कितना है, ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इस इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, जो ये इंडेक्स है ये सेमी एनुअली रिकंस्टिट्यूट होता है, मतलब हर 6 महीने के बाद इसमें जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो हम रिकंस्टिट्यूट करते हैं, जो कि जून और दिसंबर में होता है। जून और दिसंबर में ये रिव्यू होता है दोबारा से, जून में दिसंबर में दोबारा से इसमें स्टॉक्स की शफलिंग होती है। हर साल 2 बार होता है, दैट इज सेमी एनुअली, जिसकी कट ऑफ डेट रहती है 31 में एंड 30 नवंबर। जो वो रिव्यू करते हैं स्टॉक्स को वो 31 में और 30 नवंबर को करते हैं, और जून और दिसंबर में ये दोबारा से इसका इंडेक्स फॉर्म होता है। अब लेकिन जो ये इंडेक्स है आप देखेंगे निफ्टी 500 में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता अगर निफ्टी 500 में करते हैं। लेकिन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में जब आप करते हैं तो आपका रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। रीजन बीइंग कि मोमेंटम 50 में वो हर 6 महीने में एनुअली जो है वो स्टॉक्स को रिकंस्टिट्यूट करते हैं, बार बार शफलिंग करते हैं कि जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, मोमेंटम ज़्यादा है, उन्हें वो सेलेक्ट करते हैं, और जिसमें मोमेंटम कम है उसे वो एक्सक्लूड कर देते हैं उसमें से। अब देखिए एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपीज़ 1 अप्रैल 2005 को लगाए थे, कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। अब अगर वो आपने लगाए निफ्टी 500 में तो आपको रिटर्न मिला 15.1 टाइम्स, जिसका CAGR 14.7% रहा, और आपका जो 1 लाख था वो बन गया 15,11,263 अगर आपने निफ्टी 500 में किया। अब सेम यही 1 लाख सेम टाइम के लिए, सेम टाइम पीरियड के लिए 2005 से 2024 तक के लिए आपने अगर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में इन्वेस्ट किया है तो वो 68.9 टाइम्स हो जाएगा, और उसका CAGR 23.9% है। दैट इज कि आपका जो 1 लाख है वो 68,92,766 हो जाएगा। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। अगर निफ्टी 500 में करते हैं तो आपका बनता 15,11,000, और यही अगर आपने मोमेंटम में किया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में तो उसमें 68,92,766 बना। दिस इज ओनली बिकॉज कि उसमें निफ्टी 500 है, उसमें अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स भी हैं, बुरा परफॉर्म करने वाले भी हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी हैं। जो 500 निफ्टी 500 में कंपनीज इंक्लूडेड हैं उन्हीं के स्टॉक्स हैं। लेकिन जब हम मोमेंटम 50 में चले जाते हैं तो उसमें ये होता है कि वो ये देखते हैं कि इसमें मूवमेंट्स बेटर हैं, तो उसकी रीशफलिंग करते रहते हैं। जो बेटर, सबसे अच्छे, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं उस टाइम पीरियड में उसे वो सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास 2 तरीके के निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के रहते हैं। एक होता है हमारे पास ETF और एक होता है इंडेक्स फंड। ETF आपको पता है, जो हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि जो हम मार्केट से एक्टिवली बाय सेल कर सकते हैं अपने आप। और एक होता है इंडेक्स फंड, वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। AMCs के मतलब रूट से आप करते हैं, AMCs के थ्रू। ऐसे ही इंडेक्स फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें वो इंडेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स है, उन्होंने वो इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया, और वो, लेकिन AMCs डिफरेंट है जो उसे प्रोवाइड करती हैं। ETF है, आप एक्सचेंज पे कर सकते हैं उसके लिए ट्रेडिंग, ये अपने आप खरीद बेच सकते हैं, उसमें AMC की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ETF जो है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में सिर्फ एक ही लिस्टेड है, वो है मोतीलाल ओसवाल का, जो अभी 2024 में ही लिस्ट हुआ है। और जो अगर आप इंडेक्स फंड्स वैसे देखेंगे 3 AMCs प्रोवाइड करती हैं, निपॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल और बंधन। निपॉन इंडिया सबसे पुरानी है, मोतीलाल ओसवाल भी अभी आई है, तो इनका इतना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये 3 ही AMCs हैं जो ये हमें इंडेक्स फंड्स प्रोवाइड करती हैं। ETF सिर्फ मोतीलाल ओसवाल करता है,
और जो ये आपके इंडेक्स फंड्स हैं वो निपॉन, मोतीलाल ओसवाल और बंधन करते हैं। अब इसमें किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप भी होते हैं, मिड कैप भी होते हैं और स्मॉल कैप भी होते हैं। तीनों तरीके के जो आपके स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली, जैसे इसमें अलग अलग इंडेक्सेस भी होते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे निफ्टी 200 मिड कैप 50 मोमेंटम 50 भी है, उसमें क्या है वो सिर्फ मिड कैप है। ऐसे ही लार्ज मिड स्मॉल कैप करके है एक इंडेक्स, जिसमें वो क्या करते हैं 33% उन्होंने फिक्स किया है, लेकिन इसमें वो परसेंटेज फिक्स नहीं है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक है किसने कैसा परफॉर्म किया। अब वो सिलेक्शन कैसे करते हैं कि इसमें इस इंडेक्स में कौन कौन से फंड्स सेलेक्ट होंगे। पहले उनका मोमेंटम स्कोर क्या है, उस 6 महीने में वो कितनी मूवमेंट हो रही है, उसमें वॉल्यूम वाइज, उसकी प्राइस वाइज की प्राइस अप हाई कितना रहा है, उसमें वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी रही है। क्योंकि जब भी जो हम स्टॉक्स देखते हैं उसमें वॉल्यूम बहुत मैटर करती है। अगर किसी स्टॉक की या ETF की वॉल्यूम कम है तो उसके आपको बायर्स मिलने मुश्किल हो जाएंगे जब आपको सेल करना होगा। तो जब हम ETF या कोई स्टॉक खरीदते हैं, कोई ऐसा ETF लेते हैं जो मतलब किसी इंडेक्स पे है या उसका AMC, जो भी AMC है, जैसे मोतीलाल ओसवाल का भी ETF है इसका, अब हमें उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा उसकी वॉल्यूम देखनी चाहिए। जिसकी वॉल्यूम अच्छी होगी उसके बायर्स आपको इजीली मिलेंगे, जिसकी वॉल्यूम अच्छी नहीं है उसके बायर्स आपको इजीली नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप अगर चाहेंगे भी, वो ETF होने के बावजूद अगर आप चाहेंगे भी तो आप जल्दी जल्दी उसमें से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। दूसरा है मोमेंटम ऑफ ईच स्टॉक इज बेस्ड ऑन 6 मंथ और 12 मंथ। 6 मंथ और 12 मंथ के बेसिस पे ये इसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है। उसकी मोमेंटम जो है वो इस बेसिस पे देखा जाता है एडजस्टेड फॉर वॉलेटिलिटी, कि कितना वॉलेटाइल है वो जो स्टॉक है वो कितना वॉलेटाइल है। वॉलेटिलिटी एडजस्ट करने के बाद उसकी मोमेंटम देखी जाती है, कितना मूवमेंट रहा है उसमें। और कंपनीज हैविंग परसेंटेज प्लेज्ड प्रोमोटर्स शेयर्स, जो भी कंपनीज की प्लेज्ड प्रमोटर के शेयर्स जो प्लेज्ड हैं वो 20% से ज्यादा हैं, तो वो वाली कंपनीज इनएलिजिबल हो जाती हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक उसमें सेलेक्ट कर लेंगे, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया है। अगर प्रमोटर के शेयर 20% से ज्यादा प्लेज्ड हैं तो वो इनएलिजिबल हो जाएगी कंपनी ऑटोमेटिकली। वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रही है या कितने भी उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है, कुछ भी है, वो इनएलिजिबल रहेगी। दूसरा, बॉटम 10% स्टॉक्स बेस्ड ऑन 6 मंथ डेली टर्नओवर। डेली टर्नओवर की जो एवरेज निकालेंगे 6 मंथ्स की, उसमें जो सबसे नीचे बॉटम के जो 10% वाले स्टॉक्स हैं वो इनएलिजिबल हैं। उन्हें वो बाकी क्राइटेरिया उसका देखते ही नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि अगर बॉटम 10% है स्टॉक्स डेली एवरेज टर्नओवर एवरेज के हिसाब से, वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही 10% स्टॉक्स बेस्ड ऑन टर्नओवर, उसकी टर्नओवर रेशियो, जिन जिन स्टॉक्स की टर्नओवर रेशियो बॉटम 10% में आ रही है निफ्टी 500 में, वो भी इनएलिजिबल है। उनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं होता, तो वो स्टॉक्स इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद है कि स्टॉक्स तो बहुत हैं, अब उनकी वेटेज कैसे दी जाती है, कितनी दे सकते हैं। तो उसकी जो वेटेज है वो 5% की कैपिंग है, या तो किसी भी स्टॉक के लिए 5% की कैपिंग है, या फिर 5 टाइम्स द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट। इंडेक्स में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट कितना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है, मार्केट कैपिटल जो है वो पूरे इंडेक्स के कंपेयर उसकी कितना परसेंट है, तो उसका 5 टाइम्स, मतलब जो उसकी वेटेज रहती है उसका 5 टाइम्स, या फिर जो 5% उसको वेटेज मिलेगी इसमें पूरे इंडेक्स में। दूसरा है वेट ऑफ ईच स्टॉक इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स मोमेंटम स्कोर और उसकी फ्री फ्लोट, दोनों को कंबाइन करने के बाद उसका वेट डिसाइड किया जाता है कि उसका मोमेंटम कैसा रहा स्टॉक का और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन का फ्री फ्लोट कितना है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के हमें बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले, जब अगर हम इंडेक्स फंड में करते हैं तो इंडेक्स फंड में नॉन डीमेट अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो भी निफ्टी 500 के स्टॉक्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। अदरवाइज जब आपको ट्रेडिंग करनी है, ETFs लेने हैं, तो उस केस में तो आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्टॉक्स परचेज करने हैं, सब करने हैं।
लेकिन इस केस में आप नॉन डीमैट अकाउंट, क्योंकि इसके लिए डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए होता, केवाईसी चाहिए होती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये नॉन डीमैट अकाउंट होल्डर्स को भी इसका एक्सपोजर मिल जाता है निफ्टी 500 स्टॉक्स का। और सबसे बड़ी बात, जैसे म्यूचुअल फंड में आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू, ऐसे ही आप इंडेक्स फंड्स में भी लमसम में और एसआईपी दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स इस मोमेंटम इंडेक्स का बेनिफिट ले सकते हैं सिप के थ्रू भी, सिप के थ्रू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो कम रहती है, रीजन बीइंग ये जो है सेमी एनुअली जो है या एनुअली ये इसे रिकंस्टिट्यूट करते हैं, जो इसकी एक्सपेंस रेशियो बाकी म्यूचुअल फंड्स के कंपेयर कम रहती है। दूसरा, एग्जिट लोड जो है वो निल है, इसमें एग्जिट लोड निल है, या फिर किसी किसी एएमसी ने बहुत मिनिमल रखा है, अगर आप विद इन 15 डेज एग्जिट करते हैं। अगर आप आफ्टर 15 डेज एग्जिट करेंगे तो कोई एग्जिट लोड भी इसमें नहीं है। जब हम म्यूचुअल फंड से, दूसरे म्यूचुअल फंड से किसी से एग्जिट करते हैं तो कहीं कहीं हमें एग्जिट लोड देना पड़ता है, और या फिर उसमें क्या करते हैं वो एक टाइम पीरियड रख देते हैं, अगर विद इन दिस टाइम आपने विड्रॉ किया तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसमें 15 डेज का है और किसी किसी में है ही नहीं, किसी एएमसी ने तो एग्जिट लोड रखा ही नहीं है, और जिसने रखा है तो बहुत मिनिमल सा रखा है, जैसे मोतीलाल ओसवाल ने 0.25% का रखा है, अगर विद इन 15 डेज वो एग्जिट करते हैं। आफ्टर 15 डेज कोई एग्जिट लोड नहीं है, निपॉन ने कोई एग्जिट लोड नहीं रखा हुआ। अब इसका टैक्सेशन क्या रहेगा, मतलब जो इसके रिटर्न्स हैं, जो आपको इससे रिटर्न मिल रहा है वो टैक्स कैसे रहेगा, वो टैक्सेशन उसकी कैसे रहेगी। सबसे पहले कि जो टैक्स, अगर वो STCG है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दैट इज इफ यू हैव रिडीम्ड दिस इंडेक्स फंड, अगर आपने ये इंडेक्स फंड 1 साल से पहले विड्रॉ कर लिया, रिडीम कर लिया, तो आपको 20% पे टैक्स देना पड़ेगा, 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो हमारा STCG होता है, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर वो LTCG है, यानी आपने 1 साल से ज्यादा रखा है इस इंडेक्स फंड में पैसे, तो उस केस में आपको 12.5% टैक्स देना होगा LTCG। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपका 1,25,000 से ज्यादा का होगा LTCG, तभी आपको टैक्स देना है। 1,25,000 तक आपको एग्जाम्पशन है, तब तक आपको इसमें कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये इसके टैक्सेशन बेनिफिट्स हैं। तो ये आज हमने देखा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के बारे में। तो ये होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे बनाऊं और किसी चीज़ और एग्जाम्पल्स दे के क्लैरिटी दूं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।